नमस्कार। अर्थ की पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। अर्थ की पाठशाला लग चुकी है। आज एक नया टॉपिक लेके आया हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन मैन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके जीवन से दो चार होने वाला ये टॉपिक है। जैसा कि देख पा रहे होंगे, आज का टॉपिक है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो पीडीएस एक यूपीएससी पेपर थर्ड के मेंस का फुल फ्लेज टॉपिक है, जिससे क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में। तो बिना समय गवाए बात करते हैं पीडीएस के ऊपर। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा एक बात मैं करना चाहूँगा। कल मुझसे एक स्टूडेंट मिला, तो उसने कहा कि सर मैं जब पढ़ता हूँ तो पढ़ने में मन नहीं लगता है, क्या किया जाए सर। तो मैंने कहा क्यों नहीं मन लगता है? बोला लगता ही नहीं है सर, समझ में नहीं आता है। मैंने कहा पढ़ना चाहते हो? उसने हाँ पढ़ना तो चाहता हूँ सर, लेकिन मन मेरा नहीं लगता है, क्या करें सर इसको। तो मैंने कहा एक काम करो, आज जाओ घर और कल मिलो मुझसे और एक लिस्ट डाउन बनाओ कि तुम क्या क्या कर सकते हो और क्या क्या कर सकते हो। एक लिस्ट डाउन बनाओ कि अगर मान लो पढ़ाई नहीं किए तो क्या क्या कर सकते हो। दूसरे दिन आया, कहा सर मुझे कुछ ऐसा समझ में ही नहीं आ रहा था, ना तो मैं बहुत बढ़िया गा सकता हूँ, ना बहुत अच्छा कोई आर्ट बना सकता हूँ, ना कोई बहुत अच्छा खेल में कुछ इस तरह की चीज़ें हुई। फिर मैंने कहा तो पढ़ो ना भाई, सिंपल सी बात है कि मिडिल क्लास से आने वाले लोग अगर उनके जीवन में कोई बड़ा बदलाव ला सकता है तो वो है शिक्षा। अगर आप एलीट फैमिली से नहीं हैं, आपके पास बहुत बड़ा बैकअप नहीं है, तो आप लिख के लीजिए, पढ़ाई के सिवा दूसरा आपके पास कोई विकल्प है नहीं। और जब आपको ये बात क्लियर हो चुकी हो, यही ये विकल्प है जिससे हमारे जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन आ सकता है, अच्छी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, तो पढ़िए। मन नहीं लग रहा हो तो भी पढ़िए, थोड़ा टाइम दीजिए अपने आप को, फिर उसके बाद आपके अंदर भूख जगेगी तो फिर आपको पढ़ना शुरू कर देंगे। यानी आपके पास कोई बहुत अच्छा बेहतर विकल्प ना हो तो जीवन को बेहतर बनाने का एक ही विकल्प है, शिक्षा, एजुकेशन, पढ़ाई। नहीं मन कर रहा हो, थोड़ा सा गैप दीजिए, फिर मन लगेगा। लेकिन जब आपको ये एहसास हो जाएगा कि इसके बिना काम नहीं चलने वाला है, मेरे जीवन में कोई बहुत बड़ा रचनात्मक परिवर्तन नहीं आने वाला, और ये परिवर्तन अगर आने वाला है तो शिक्षा से आने वाला है, तो पढ़िए। तो मैंने उस बच्चे से कहा कि भाई देखो, तो उसे ये बात समझ में आई। उसने कहा कि सही कहा सर आपने, और दूसरा विकल्प हमारे पास और नहीं है। और मैं आपको बताऊं, जीवन में बड़े परिवर्तन का रास्ता जो है आपके किताबों से गुजरता है। तो अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, एवरेज हैं, बहुत बहुत आपके पास बहुत साइंटिफिक माइंड नहीं है, ऐसा कुछ बहुत नहीं है कि बहुत बड़ा आविष्कार कर देंगे आप अचानक, तो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक विकल्प आपके पास है, मेहनत, और शिक्षा के साथ किया जाने वाला मेहनत, बेहतर शिक्षा के साथ किया जाने वाला मेहनत। चलिए, मुझे पता है बहुत सारे लोगों की दुविधा रहती है कि हम क्या करें क्या ना करें। बहुत डायलेमा अगर लाइफ में चल रहा हो ना, तो चुपचाप बुक उठाओ, शुरू कर दो पढ़ना। जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उसके लिए काम करना शुरू कर दो, निकलो तो सही। वो कहते हैं ना कि भटके ही सही, लेकिन हमें मंजिल कभी ना कभी मिल ही जाएगी। चिंता तो उनके लिए है, फिक्र वो करे जो अभी घर से निकले ही नहीं। तो निकलना सबसे ज्यादा जरूरी है, और दुनिया का सबसे टफ काम है पहला स्टेप लेना। और एक बार वो स्टेप ले लिए तो चीजें आसान होती जाती हैं। चलिए, अब बात करते हैं थोड़ा पीडीएस की, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की। ये टॉपिक है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आए हैं उसको पहले हम देख लेते हैं। 2022 में यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। पहले उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैंने लिखा, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ पीडीएस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की चुनौतियां क्या हैं। आगे लिखा है इन इंडिया, यानी भारत के अंदर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की चुनौतियां क्या हैं, हाउ इट कैन बी मेड इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी और प्रभावपूर्ण, ये कैसे भारत में लागू किया जा सकता हो सकता है। इस पे अपनी राय रखनी है। 2022 में ये मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में, 150 वर्ड्स में सीधा क्वेश्चन आया हुआ है इसमें। देखिए, अगर कीवर्ड्स निकालेंगे क्वेश्चन का,
चैलेंजेज क्या हैं और कैसे इसे ट्रांसपेरेंट कैसे लागू किया जाता है। इसका मतलब चैलेंजेस में दिक्कत है, मतलब चैलेंजेस जो वर्ड आया हुआ है वो अपने आप में शो कर रहा है कि ट्रांसपेरेंसी का प्रॉब्लम है, बहुत इफेक्टिवली ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कैसे ये इंप्लीमेंट हो सकता है, और मैं आपको बताऊं बीइंग अ ब्यूरोक्रेट आपको यही करना है ग्राउंड पे जाके। जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, मैंने आपसे बताया था, या तो शुरुआती दौर में उन स्कीम्स के आप इंप्लीमेंटेशन में पार्ट होंगे और आगे चल के फिर उसी स्कीम्स को या पॉलिसीज को आप फॉर्मुलेट करेंगे बीइंग अ ब्यूरोक्रेट। तो दो बातें हैं, तो आइए समझते हैं थोड़ा बड़ा साइंटिफिक तरीके से मेंस के इस टॉपिक को कैसे हम कवर करने वाले हैं। पीडीएस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। पहले हम ढूंढेंगे क्या, व्हाट इज पीडीएस, पीडीएस की परिभाषा। फिर कहेंगे वाई पीडीएस, पीडीएस का उद्देश्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य क्या है। जब वाई समझेंगे तो इसका उद्देश्य समझ में आएगा। फिर हम कवर करेंगे इस टॉपिक को व्हेन, यानी कब शुरू हुआ ये पीडीएस, यानी इसकी हिस्ट्री, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का इतिहास जानेंगे हम। एंड देन फिर हाउ, कैसे ये काम करता है, यानी इसका पूरा स्ट्रक्चर कैसे है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली कैसे करता है। और जो अभी आप तक तो नहीं समझ पाए होंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली है क्या, अगर आप यूपी से हैं तो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान वही सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अड्डा है, वही मेन जगह है जहां पे चीजें बांटी जाती हैं। इसको यूपी में कहीं कहीं कोटा कहते हैं कि कोटेदार हैं, इनको कोटा मिला हुआ है, और ये पूरे भारत में लागू है। तो ये व्यवस्था क्यों लाई गई, ये व्यवस्था क्या है, ये व्यवस्था कब से शुरू की गई, और ये व्यवस्था कैसे काम करती है। और फिर आगे हम देखेंगे कि इस व्यवस्था को लागू कराने में कौन कौन सी चुनौतियां, चैलेंजेस कौन कौन से आ रहे हैं। फिर इसको सही तरीके से, इन चैलेंजेस को दूर करने के लिए कौन कौन से सुझाव हो सकते हैं आपके, और सरकार क्या कर रही है इसके लिए। मुझे लगता है अगर इतने बिंदुओं पे इस टॉपिक को हम एलोबरेट कर लें, खोल दें, तो अपने आप ये टॉपिक हमें समझ में आ जाएगा। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं, और यही तरीका है। और देखिए, अगर क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो यही तो कह रहा है चैलेंजेस क्या है और कैसे बड़ा प्रभावकारी, इफेक्टिव, और कैसे इसे ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी तरीके से हम इसे लागू करवा पाएंगे। ये आपसे मांग रहा है, ये तरीका पूछ रहा है, यानी सजेशंस की बात कर रहा है, वो क्या किए जा सकते हैं। तो वो बातें हैं, लेकिन उसके पहले इस टॉपिक को समझते हैं। चलिए एक एक करते हैं। व्हाट इज सार्वजनिक वितरण प्रणाली, परिभाषा। अब चाहे तो इसकी परिभाषा लिख भी सकते हैं, लेकिन किसी परिभाषा को रटने की जरूरत नहीं। सार्वजनिक यानी पब्लिक, सबको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है एक सिस्टमाइज तरीके से। तो बड़ा सवाल यह है कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्या है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये कैसी प्रणाली है, इसकी डेफिनेशन। तो देखिए, शुरुआत में भारत जब आजाद हुआ ना, तो ये बड़ी समस्या थी उत्पादन, कैसे प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। फिर भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, हरित क्रांति हुई, खाद्यान्न बहुत तेजी से बढ़ गए, मॉडर्न वे ऑफ फार्मिंग हुई, आधुनिक तरीके से खेती की जाने लगी, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग यानी कीटनाशकों का प्रयोग होने लगा, फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स जिसको कहते हैं, उर्वरकों का प्रयोग होने लगा, बेटर इरिगेशन फैसिलिटी, बेहतर सिंचाई की व्यवस्था का प्रयोग होने लगा। और फिर भारत सरकार इन सबको मिला के अच्छे इनपुट्स, एग्रीकल्चर इनपुट्स, यानी इसको कृषि आगत कहते हैं, किसानों के साथ खड़े होने लगी। जब मॉडर्न वे ऑफ फार्मिंग हुई, उत्पादन बहुत बढ़ गया। तो आप कह सकते हैं कि आजादी के शुरुआती दौर में खाद्यान्न का उत्पादन बहुत बड़ा चुनौती थी, लेकिन बाद में उसके वितरण को लेकर चुनौती हुई, यानी उस खाद्यान्न को पहुंचाना है किस तक, डिस्ट्रीब्यूशन। तो सीधे इसकी परिभाषा कहते हैं क्या, खाद्यान्न और अन्य जरूरी वस्तुओं का, फूड ग्रेन एंड अदर नेसेसिटीज या इंपॉर्टेंट कमोडिटीज, अन्य जरूरी वस्तुओं का सामाजिक न्याय को ध्यान में रखकर देश के अंदर सार्वजनिक रूप से वितरण करना ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहलाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है
जिसके तहत सामाजिक न्याय को ध्यान में रखकर जीवन जीने के लिए सबसे मूलभूत जरूरी चीज अनाज और जरूरी चीजों का, जैसे मैं और जरूरी चीज कह रहा हूं, आपको पता होगा केरोसिन ऑयल पहले मिलता था, शुगर यानी चीनी मिलता था, फिर कहीं कहीं नमक भी मिलता है, तेल भी मिलता है, खाने वाला तेल जो होता है वो मिलता है, कहीं कहीं चना मिलता है। तो इन सब चीजों का सामाजिक न्याय में ध्यान में रख करके, यानी जो जरूरतमंद है पहले उनको देना, यह पूरी प्रणाली क्या कहलाती है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो आई थिंक इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई। व्हाट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? इट्स द काइंड ऑफ सिस्टम इन विच necessary items and food grain is basically being distributed with mindset of social justice. This is what पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। व्हाट का जवाब मिल गया बहुत आसानी से, एक एक करके। यदि अब तक आपने लिख भी लिया होगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसे कहते हैं। आइए, वाई, क्यों सार्वजनिक वितरण प्रणाली की क्यों, यानी उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, देश के अंदर इसे क्यों शुरू किया गया, ऑब्जेक्टिव्स। मैंने कहा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बहुत अच्छी पंक्ति है कि जहां न भरता पेट, देश कैसा भी हो महा न रखे। यानी किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह होती है उस देश के अंदर रहने वाले नागरिकों की सबसे मूलभूत जरूरत है खाना, उसको उपलब्ध कराए। देश चाहे जितना सुंदर हो, अगर वहां के लोग भूखे हो तो देश नहीं महानरक है, ऐसा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहते थे। ये लाइनें सामाजिक न्याय को दर्शाती हैं। वाई सोशल जस्टिस? टू प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन, एक एक लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना, यह पहला ऑब्जेक्टिव था इसका, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का। कभी कभी क्वेश्चन में सीधे पूछ रहा है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्य क्या है? तो पहला उद्देश्य था सामाजिक न्याय की स्थापना करना, लोगों तक उनकी सबसे बेसिक जरूरत को पहुंचाना। दूसरा उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी क्या होती है? खाद्य सुरक्षा क्या होती है? खाद्य सुरक्षा इंडिविजुअल एक टॉपिक है जिसका पार्ट है पीडीएस। खाद्य सुरक्षा 3A पे टिका होता है। 3A, ए मतलब, पहले ए का मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड ग्रेन, खाद्यान्न की उपलब्धता, यानी खाना उपलब्ध हो। दूसरा ए, एसेसिबिलिटी ऑफ द फूड ग्रेन, आई रिपीट, एसेसिबिलिटी ऑफ द फूड ग्रेन, खाद्यान्न तक पहुंच लोगों की सुनिश्चित होनी चाहिए। और तीसरा अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड ग्रेन, खाद्यान्न की उपलब्धता जरूरी है। यानी अगर किसी की खाद्य सुरक्षा करनी है तो खाना उपलब्ध कराओ। तीसरे ए का मतलब होता है अफोर्डेबिलिटी। चलिए पहले देखते हैं, पहला ए, खाना अवेलेबल कराओ, उपलब्धता। दूसरा है एसेसिबल, खाने तक पहुंच हो। और तीसरा अफोर्डेबिलिटी, खाने को खरीदने की लोगों के अंदर ताकत हो, लोग अफोर्ड कर पाए उस चीज को लेकर के। तो होती है खाद्य सुरक्षा, यानी खाना आप पहुंच कर रहे हैं। इसके तहत कैसे खाद्य सुरक्षा होगी? खाना की अवेलेबिलिटी, फूड ग्रेन आप अवेलेबल कर रहे हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत। कैसे अवेलेबल कराते हैं? एफसीआई है जो खरीदती है, बफर स्टॉक बनाती है, उसको एक जगह इकट्ठा करती है, अवेलेबिलिटी। एसेसिबल, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के साथ फेयर प्राइस शॉप्स, उचित मूल्य की दुकानों पे पहुंचा दिया जाता है, एसेसिबल ऑफ द फूड ग्रेन। एंड अफोर्डेबल, यानी खरीदने की ताकत, यानी उन्हें इस रेट में किया जाता है, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 1 रुपया मोटा अनाज, 2 रुपया गेहूं, 3 रुपया चावल के हिसाब से, यानी मिनिमम रेट में। और अब तो सरकार फ्री भी दे रही है, यानी अफोर्ड करने के लायक। तो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, यह होता है पहला उद्देश्य। इसका दूसरा उद्देश्य होगा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड, एसेसिबिलिटी ऑफ द फूड। और तीसरा है अफोर्डेबिलिटी ऑफ द फूड, खाद्यान्न की उपलब्धता, खाद्यान्न तक पहुंच। और तीसरा है खाद्यान्न को खरीदने की ताकत, ये यानी लोगों की खरीदने की ताकत के अंदर फूड ग्रेन हो तो खाद्य सुरक्षा। तीसरा उद्देश्य है भूखमरी कम करना, टू मिनिमाइज हंगर। जब खाद्यान्न उपलब्ध कराएंगे
खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे तो भुखमरी अपने आप खत्म हो जाएगी। इसलिए इसका तीसरा सबसे बड़ा उद्देश्य था। फिर इसका उद्देश्य आप लिख सकते हैं क्या, टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के दबाव को कम करना। देखिए, किसी को खाना दे देंगे तो उसकी गरीबी दूर तो नहीं हो जाएगी, लेकिन खाना भी उसे खरीदना पड़े, परेशानी हो, इससे उसके थोड़े गरीबी के दबाव को कम कर देंगे आप। यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली से गरीबी दूर तो नहीं होती, लेकिन गरीबी का दबाव थोड़ा कम हो जाता है। थोड़ा खाने का टेंशन जब खत्म हो जाता है तो लोग आगे कमाने की और चीजों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, यानी गरीबी का दबाव जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे फिर बात करते हैं। अगला उद्देश्य क्या हो सकता है, फूड इन्फ्लेशन, खाद्यान्न मुद्रास्फीति को कम करना। खाद्यान्न मुद्रास्फीति मतलब क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा सरकार खाद्यान्न की उपलब्धता लगातार बनाए रखती है। मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, मुद्रास्फीति का मतलब होता है किसी भी वस्तु या सेवा के सामान्य कीमतों में हो रही लगातार वृद्धि ही मुद्रास्फीति कहलाती है। आसान भाषा में उसे महंगाई कहते हैं, आसान भाषा में उसे महंगाई कहते हैं जो कॉमन मैन की भाषा में। लेकिन मुद्रास्फीति का मतलब यह है कि खाद्यान्न या किसी भी चीज की कीमतों का, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का लगातार बढ़ना मुद्रास्फीति है। कह रहा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्यान्न मुद्रास्फीति कैसे कम होती है, किसी भी चीज की कीमत कैसे बढ़ती है, अगर उसकी आपूर्ति कम हो जाए, सप्लाई कम हो जाए और डिमांड बढ़ जाए तो उसका भाव या मूल्य लगातार बढ़ने लगता है। तो भारत सरकार क्या करती है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा फूड ग्रेन की सप्लाई, खाद्यान्नों की सप्लाई लगातार बनाए रखती है, जिससे बाजार के अंदर खाद्यान्न वस्तुओं की जो कीमत है वो बहुत नहीं बढ़ पाती है। तो एक उद्देश्य ये भी है कि खाद्यान्न मुद्रास्फीति को कम करना। और अभी मैंने बताया मुद्रास्फीति क्या होता है, सामान्य कीमतों में किसी वस्तु या सेवा के हो रही लगातार वृद्धि ही मुद्रास्फीति कहलाती है। तो ऐसी स्थिति में ये चीजें इसके उद्देश्य में आती हैं। और ये दिक्कत भी है, इसको जोड़ के देखिएगा, समझिए कि सरकार पीडीएस के द्वारा ये हमेशा कोशिश करती है कि खाने की चीजें बाजार में महंगी ना हो। क्यों ऐसा कहती है, खाना सबसे बड़ी जरूरत है और अगर महंगाई आएगा तो सबसे बुरी तरह अगर कोई प्रभावित होता है तो वो होता है कॉमन मैन, ऐसा व्यक्ति जिसकी आय का स्तर कम है, जिसकी बचत छोटी है, जिसका उपभोग व्यय बढ़ जाएगा अगर आ जाएगी महंगाई। तो उसके उपभोग व्यय को बहुत ना बढ़ने देने के लिए सरकार क्या करती है, महंगाई को, खासकर खाद्यान्न महंगाई को हमेशा नियंत्रित करने की कोशिश करती है। क्योंकि महंगाई का सबसे बुरा असर, अब इमेजिन करिए किसी की सैलरी 5 लाख रुपए पर महीने हो, बिल्कुल तेल जो है थोड़ा और महंगा हो जाएगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन एक आदमी जो 8,000 7,000 ही महीने में कमा रहा है, अब उसे भी तेल खाना है, तो तेल की कीमत बढ़ी तो सबसे बुरी तरह प्रभावित कौन होगा, छोटी आय वाला व्यक्ति। क्योंकि छोटी आय वाले व्यक्ति की आय सीमित होती है, उसका उपभोग व्यय, एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कह सकते हो आप, वो क्या है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उपभोग व्यय बढ़ जाता है, जिससे जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सरकार हमेशा कोशिश करती है कि खाद्यान्न महंगाई बहुत बढ़ने ना पाए। लेकिन इसका बुरा असर क्या पड़ने वाला है किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसान को कभी भी अपने प्रोडक्ट का बहुत अच्छा कीमत नहीं मिल सकता है, क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती है। भाई खाद्यान्न वस्तुएं उत्पादित कौन कर रहा है, किसान कर रहा है, और सरकार यह कोशिश करती है कि उसकी दाम बढ़े ना, क्योंकि बाजार में उठापटक हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति के लिए सरकार क्या करती है, ऐसी स्थिति के लिए सरकार हमेशा खाद्यान्न महंगाई को कम करने की कोशिश करती है। और इसीलिए कहते हैं ऐसी स्थिति के कारण किसान को कभी अपने प्रोडक्ट का बहुत अच्छा कीमत नहीं मिल सकता है। इसलिए किसान अब क्या कर रहा है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज कर रहा है। अब वो कैश क्रॉप्स, दूसरे तरह की फसलों की तरफ उगाने की ओर बढ़ रहा है, और ये मांग भी है, यही जरूरत है इस समय की। तो ये उसके उद्देश्य समझ में आए, वाई। चलिए अगला सवाल है व्हेन, इसके इतिहास की बात करते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत कब से मानी जाती है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत 1939 में मानी जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध था, और द्वितीय विश्व युद्ध में
ऐसे भारतीय जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ते थे, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सीने पे गोलियां खा रहे थे, ये ब्रिटिश बड़े चालाक थे, इनको आगे रखते थे। तो उनके परिवारों को ब्रिटिश ने सोचा सब्सिडाइज फूड ग्रेन, चावल, कम कीमतों पर चावल देना शुरू किया। यह पहला प्रयास था सार्वजनिक वितरण प्रणाली का। अगर आपसे कोई पीडीएस का हिस्ट्री पूछे तो 1939 बताइए। यह पहला प्रयास था सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कि चावल को बहुत कम दाम पे, मिनिमम रेट्स पे किन परिवारों को, ऐसे परिवार जिनके घर के लोग भारतीय के रूप में ब्रिटिश फौज में शामिल हुए और ब्रिटिश की तरफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे थे। तो पहली शुरुआत यह मानी जाती है। हालांकि अंग्रेजों ने जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ इसको बंद कर दिया, लेकिन अगर हिस्ट्री तलाशेंगे इसकी पीडीएस की तो यह पहली मानी जाती। फिर 1965 के दौर में पीडीएस की थोड़ी ऑर्गेनाइज शुरुआत हुई। 1965 वो दौर था जब भारत के अंदर तृतीय पंचवर्षीय योजना चल रही थी। ये योजना असफल हो गई थी क्योंकि भयंकर स्तर का अकाल पड़ा था। तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफल होने के 3 कारण थे। इंडो चाइना वॉर 1962, इंडो पाक वॉर 1965 एंड ग्रेट ड्रॉट, महान सूखा, बहुत बड़े स्तर पे सूखा पड़ा हुआ था। तो 1965 का वो दौर था जब सरकार ने फूड सिक्योरिटी के बारे में बहुत गंभीरता से सोचा, भारत में हरित क्रांति का आधार बना और फिर भारत सरकार ने 2 संस्थाओं को 1965 में बनाया। एक एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में भारतीय खाद्य निगम कहते हैं, और दूसरी कौन, CACP लिख सकते हैं, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइसेस। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइसेस यानी कृषि एवं मूल्य लागत आयोग, ये 2 संस्थाएं बनाई है। एफसीआई का काम क्या था? एफसीआई का काम था किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर उनके अनाज को खरीदना और उसको स्टोर कर। ये 2 ड्यूटी थी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, यानी इसको स्टोर करके एक बफर स्टॉक बनाना। सरकार ने यह सोचा, उस समय की घटना है, भारत में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। भारत ने रशिया से, जो हमारा एवरग्रीन फ्रेंड हुआ है, भारत ने रशिया से गेहूं मांगने की कोशिश, रशिया ने मना कर दिया। हजारों टन गेहूं समुद्र में डाल दिया ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमत कम होने ना पाए, लेकिन भारत को गेहूं देने से मना कर दिया। ये जो घटना है, इससे भारत की आंखें खुल गई और भारत सरकार कंसर्न करने लगी, बहुत सीरियसली इस बारे में सोचने लगी कि हमें अपना एक बफर स्टॉक बनाना पड़ेगा, उसे बचा के रखना पड़ेगा। इस लिहाज से भारत सरकार ने एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की और CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइसेस, इसकी स्थापना ये की इसलिए की कि ये एक ऐसा आयोग था जो ये तय करता था कि एफसीआई को किस रेट पे किसानों से अनाज खरीदना चाहिए, यानी एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना होगा, इसकी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को कौन देती थी? CACP देती थी। तो 2 संस्थाएं बनी। इसके बाद 1965 से डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड हुआ और इस समय से सबको मिलता था, यानी सार्वजनिक APL और BPL दोनों को मिलता था। फिर 1970 में यह इतना पॉपुलर हो गया सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एक इतना अच्छा वेलफेयर कार्यक्रम बना, ये वेलफेयर बेस्ड कार्यक्रम बना कि ग्लोबल स्तर पे इसको पॉपुलैरिटी मिल गई भारत के इस कार्यक्रम को। तो 70s के डिकेड में ये और ऑर्गेनाइज्ड रूप से बाहर होके आया जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। फिर लेकिन इसका बर्डन क्या है? क्योंकि एक तरह की सब्सिडी थी, ये अधिक दाम पे किसानों से खरीदना था और बहुत मिनिमम प्राइस पे किसानों को देना था या गरीबों को देना था। तो बीच का पैसा, जैसे ऐसा इमेजिन कर लीजिए आप कि 20 रुपए पर किलो गेहूं MSP पे सरकार ने खरीदा और
₹2 पे जनता को दिया। तो बीच में ₹18 का घाटा किसको हुआ? सरकार को। उस घाटे को सरकार खुद सह रही थी और दरअसल इसी को सब्सिडी कहते हैं। तो सब्सिडी सरकार खुद सह रही थी क्योंकि उसका उद्देश्य पब्लिक वेलफेयर है, लेकिन सरकार किसी घाटे को कब तक सहेगी? और इसके कारण सब्सिडी का बोझ बढ़ता गया, इस घाटे का असर बढ़ता गया और फाइनली ये देश के अंदर राजकोषीय घाटे में परिवर्तित होने लगा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित करने लगा। सरकार ने फिर इस योजना की समीक्षा करने की सोची और 1992 में इसे रिवैम्प्ड किया। आरपीडीएस 1992 में आरपीडीएस, रिवैम्प्ड पीडीएस। रिवैम्प्ड का मतलब क्या हुआ? सरकार ने इस योजना की समीक्षा की और कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अनाज सबसे पहले हम बांटेंगे हिली एरियाज में, पर्वतीय क्षेत्र में, दुर्गम क्षेत्रों में जहां गवर्नमेंट की अभी बहुत रीच नहीं है, वहां उस स्तर पे जाकर के हम इसे बांटेंगे। पहला काम तो उनको बांटेंगे, ऐसे नॉर्थ ईस्ट। यानी आरपीडीएस का मतलब था कि पीडीएस को पहले उन इलाकों में देना, उन एरियाज में देना जहां पे ये नहीं पहुंच रहा था, गवर्नमेंट का एक्सेस नहीं था। ऐसे एरियाज में पहले पीडीएस देना, उसके बाद जब बचेगा तो भारत के दूसरे एरियाज में देंगे। तो मेरे ख्याल से आरपीडीएस अगर आप कहीं सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आरपीडीएस का मतलब रिवैम्प, पीडीएस का मतलब है पीडीएस व्यवस्था को एक ऐसे एरियाज में पहले पहुंचाना जो ज्यादा जरूरत है, जहां पे जो बहुत दूर है, खासकर नॉर्थ ईस्ट के एरियाज में, उसके बाद दूसरे एरियाज में। और इसी इंटेंशन के साथ भारत एम्स में नीति आयोग द्वारा बनाई एक कार्यक्रम चल रही है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसके बारे में मैंने बताया है कि समावेशी विकास को धरातल पे लागू करने के लिए सरकार ने 112 जिलों को पूरे भारत से, लिख लीजिए कहीं, 112 डिस्ट्रिक्ट्स को लिया गया है। 2018 में शुरू हो गया है और यूपी से 8 जिले लिए गए हैं, और जिसमें सोनभद्र और चंदौली यूपी के ऐसे जिले हैं जिनको लिया गया है और यूएनडीपी ने इसकी तारीफ की है। और इसका उद्देश्य क्या है? ये 112 सबसे पिछड़े जिले हैं जहां पे यंग आईएएस ऑफिसर्स को पोस्ट करके यहां पे समावेशी विकास को पहले लाना है, प्राथमिकता के साथ करना है। आरपीडीएस भी यही था कि ऐसे एरियाज में पहले बांटा जाएगा जहां ज्यादा जरूरत है, हिली एरियाज में जहां ना तो सरकारी अधिकारी पहुंच पा रहे हैं, ना उसका सिस्टम पहुंच पा रहा है, ना वो सारी चीजें वितरित हो पा रही हैं। तो इससे समावेशी विकास कैसे संभव है? इससे सामाजिक न्याय कैसे संभव है? तो सामाजिक न्याय को विस्तारित करने के लिए आरपीडीएस की शुरुआत 1992 में की। सरकार ने कहा भैया पहले तो हम पहुंचाएंगे उन एरियाज में जहां बहुत ज्यादा जरूरत है, बचेगा तो देंगे। और इससे क्या हो जाएगा? सरकार अपने इस योजना को और जस्टिफाइड कर रही थी। आगे फिर क्या हुआ? 1997 में सरकार ने फिर से इसे समीक्षा की और टीपीडीएस शुरू किया। टीपीडीएस मतलब टारगेटेड पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब टीपीडीएस क्या है? टीपीडीएस के तहत बच्चों क्या हुआ? सरकार ने तय किया कि भैया ऐसा है, हमारा पहला टारगेट होगा बीपीएल, यानी हाउस होल्ड को 2 कैटेगरी में बांट दिया, एपीएल और बीपीएल, एबव पॉवर्टी लाइन और बिलो पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन क्या है? एक पैरामीटर सेट किया गया, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट लाइन, मतलब निरपेक्ष गरीबी रेखा। इसका मतलब यह हुआ भारत में या तो आप एपीएल हैं या तो बीपीएल है, या तो आप गरीब नहीं हैं या तो गरीब हैं। वैसे पूरे दुनिया में किसी से पूछ लो क्या तुम गरीब हो, तो कहेगा हाँ हम गरीब है। तो गरीबी तो वैसे सापेक्ष होती है, गरीबी और सुंदरता दोनों सापेक्ष होती है। किसी न किसी की तुलना में हर कोई गरीब होता है और किसी की तुलना में थोड़ा कम सुंदर होता है। तो लेकिन गरीबों की संख्या पता करने के लिए भारत सरकार ने काम किया, एक लाइन खींची, निरपेक्ष गरीबी सेट किया, एक पैरामीटर सेट किया। इस पैरामीटर को, पैमाने को जो पूरा कर दे रहा वो एपीएल कहलाया, और जो नहीं पूरा किया वो क्या कहलाता है? बीपीएल कहलाया है। और इसी को कहते हैं हेड काउंटर मेथड या हेड काउंट मेथड।
यानी गरीबों के नंबर्स को पता करना, कितने बीपीएल्स हैं। एक लाइन खींच लो, इसके नीचे जो लोग रहेंगे सबका हेड काउंट हो सकता है। इसे हेड काउंट मेथड कहते हैं, ठीक है। तो 1997 में गवर्नमेंट ने तय किया कि भैया ऐसा है, हम पहले देंगे बीपीएल को, बचेगा तो देंगे एपीएल को, और वो भी मार्केट रेट पे। तो 1997 में टीपीडीएस के तहत क्या किया सरकार ने? टीपीडीएस के तहत सरकार ने किया कि जो जरूरी है, जो लोग बीपीएल के लोग, उन्हें पहले देंगे, बाद में हम एपीएल को देंगे। फिर क्या हुआ? इस व्यवस्था में फिर समीक्षा की गई 2000 में। 2000 में क्या समीक्षा की गई? 2000 में आया एएवाई, अंत्योदय अन्न योजना। 2000 में क्या आया? एएवाई, अंत्योदय अन्न योजना। क्या था अंत्योदय अन्न योजना? फाइंडिंग पुअरेस्ट अमॉन्ग द पुअर, गरीबों में भी गरीब की तलाश करना। गरीबों में भी गरीब की तलाश करना मतलब क्या? समाज के ऐसे लोग जो बीपीएल तो है, लेकिन बीपीएल के अंदर होते हुए भी उनकी स्थिति बड़ी खराब है, उन्हें कहते हैं एएवाई। कौन हो सकता है एएवाई? ऐसे दो बुजुर्ग, इनके बच्चे ना हो और वो बाहर जाके फिजिकल श्रम भी नहीं कर सकते, वो एएवाई में होंगे। दिव्यांग, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, वो एएवाई में से। ऐसी विधवा महिला जिसके बच्चे हो, पति नहीं है और वो कुछ बाहर काम भी नहीं कर पा रही है, एएवाई में होंगे। लैंडलेस फार्मर्स, ऐसे किसान जिनके पास अपना कोई खेत नहीं है, वो लेबर अपना बेच रहे हैं दूसरे जगह पे, दूसरे के खेतों में, तो ये आएंगे पुअरेस्ट अमॉन्ग द पुअर, एएवाई। यानी अंत्योदय अन्न योजना गरीबों में भी गरीब को खोजने के लिए लाई गई। अब क्या कहा गया इसमें? इसमें कहा गया, अंत्योदय अन्न योजना के तहत इसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अगर अंत्योदय अन्न योजना एएवाई का लाभार्थी है तो उसे 35 किलो अनाज पर फैमिली पर मंथ, किस हिसाब से? 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया। 1 रुपया मोटा अनाज, जिसको सेरेल्स कहते हैं। मोटा अनाज का मतलब क्या हुआ? ज्वार, बाजरा, रागी, जिसे स्त्री अन्न भारत सरकार भी कहती है। 2 रुपए गेहूं और 3 रुपए चावल। चावल के रेट से दिया जाएगा, मतलब 3 रुपए के रेट से चावल दिया जाएगा। एकदम आसान। कितना? 35 किलो। एएवाई समझ में आएगा? अंत्योदय अन्न योजना, पुअरेस्ट अमॉन्ग द पुअर, ये शुरू किया गया। फिर क्या हुआ? 2000 में ही सरकार ने एक और स्कीम शुरू की, अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा अनाज की देवी हैं, आप जानते होंगे, और बनारस में मंदिर भी है। अगर आप काशी विश्वनाथ जाएंगे तो बगल में ही अन्नपूर्णा मंदिर है, और बनारस में कहा भी जाता है कि अन्नपूर्णा देवी की कृपा ऐसी है कि बनारस में कोई भूखे नहीं सोता है। तो अन्नपूर्णा योजना सरकार ने 2000 में शुरू की। याद करिएगा, पूछता है इसको। अन्नपूर्णा योजना क्या थी? अन्नपूर्णा योजना, अन्नपूर्णा योजना के तहत सरकार ने कहा कि ऐसे वृद्ध, सीनियर सिटीजन, जो हु इज नॉट द बेनिफिशियरीज ऑफ ओल्ड एज पेंशन, जो वृद्धा पेंशन का लाभार्थी नहीं है, उसे 10 किलो अनाज फ्री दिया जाएगा पर मंथ। फ्री 10 किलो अनाज मुफ्त में दिया जाएगा पर मंथ। प्रत्येक वर्ष 10 किलो अनाज मुफ्त में दिया जाएगा। यह था अन्नपूर्णा योजना का प्रावधान 2000 में आया। और फिर सरकार ये देखती रही। 2013 में सरकार एक बहुत बड़ा कदम लेके आई, जिसको कहते हैं एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ये कानून सरकार ने बना दिया, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। यह अधिनियम सीधे सीधे सवाल पूछ लेता है इसके क्या प्राविधान थे, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं। नेशनल फूड सिक्योरिटी अधिनियम लागू हुआ 5 सितंबर 2013 को। इस अधिनियम के तहत क्या था? इस अधिनियम के तहत 3 योजनाओं को मिला दिया गया। कौन कौन सी योजनाएं थी? आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज,
समेकित समेकित बाल विकास सेवाएं, आईसीडीएस, पॉपुलरली इसको आंगनबाड़ी कहते हैं, पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और फिर मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना जो 1995 में शुरू की गई थी। मिड डे मील जिसे कहते हैं, खाना जो बच्चों को पका पकाया भोजन दिया जाता है। इन 3 योजनाओं को आपस में इंटीग्रेट करके ये एक्ट लाया गया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। क्या खास बात थी इस एक्ट की? इस एक्ट की खास बात यह थी, इसके तहत 75% रूरल एरियाज, ग्रामीण परिवारों को यानी लोगों को, एंड 50% अर्बन शहरी क्षेत्र के लोगों को इस एक्ट के तहत खाद्य सुरक्षा देने के लिए कवर किया गया था। और क्या कहा गया था इस एक्ट में? खास बात नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में, इसमें बात यह कहा गया था कि जो भी इसके बेनिफिशरीज होंगे, इसके जो भी लाभार्थी होंगे, उनको पर पर्सन 5 kg पर मंथ, इस रेट से 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया। 1 रुपया मोटा अनाज, 2 रुपये के हिसाब से गेहूं, और 3 रुपये के हिसाब से चावल दिया जाएगा। और दूसरी बात कहा गया कि एएवाई अंत्योदय अन्न योजना के जो लाभार्थी थे, वो पहले की तरह ही सभी लाभों को उठाएंगे, जैसे 35 किलो अनाज 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपये के हिसाब से, वो इसमें शामिल नहीं होंगे। तीसरी बात क्या कही गई इसमें? इसमें एक बात और कही गई इस अधिनियम के तहत, 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें राष्ट्रीय पोषण जो मानक है उस हिसाब से ड्राई राशन, सूखा राशन दिया जाएगा, जिसको आंगनवाड़ी के तहत आप कहते हैं। जैसे आप देखा होगा सत्तू आता है, और रिफाइन आता है, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं जो ड्राई राशन के रूप में है, यानी जो मानक है वो दिलाया जाएगा इसके तहत, यानी आंगनवाड़ी इसमें इंटीग्रेटेड है। और एक और खास बात कही गई इस अधिनियम के तहत, वो ये था कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के मामले में संस्थागत प्रसव, यानी अगर कोई महिला है का बच्चा हॉस्पिटल में जन्म लेता है, सरकारी अस्पताल में जन्म लेता है, तो उसे मातृत्व लाभ के रूप में 6,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर कोई महिला है और वो अपने बच्चे को जन्म सरकारी हॉस्पिटल में देती है, उसके पीछे सरकार का रीजन ये था, सोच ये थी कि जो शिशु मृत्यु दर है और नवजात शिशु मृत्यु दर है उसको कम करना, मातृत्व मृत्यु दर को कम करना, यानी प्रसव के समय बहुत सी महिलाएं अपना जान दे देती हैं, और भारत में अभी भी हालांकि बहुत कम हो गया है, अनट्रेन्ड दाइयां होती थी जो क्या करती थी, प्रसव का काम कराती थी, जिसमें क्या है कि बच्चे का या फिर माँ का डेथ हो जाता था। उसे कम करने के लिए सरकार ने कहा, अगर हम कुछ लाभ देंगे, पैसा देंगे, तो लोग आकर्षित होकर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की तरफ आएंगे। और मैं आपको बताऊं, लेबर पेन दुनिया का सबसे बड़ा पेन माना जाता है, और इसमें माँ को नया जीवन मिलता है। ऐसी स्थिति में हड्डियां पूरी टूट सी जाती हैं जब माँ डिलीवरी करती है, तो ऐसे में उस महिला को अपने हेल्थ को फिर से रिकवर करने के लिए आपने देखा हुआ ड्राई फ्रूट्स खिलाया जाता है, जो सोठ का बना होता है, और बहुत सारे ड्राई फ्रूट बने होते हैं, जिसको गांव में सुठौरा कहते हैं। तो वो चीजें फिर से वो माँ रिगेन कर ले, अपने बच्चे को जो स्तनपान करा वो स्वस्थ रहे, उसके लिए सरकार उसे ये पैसा देती है इस अधिनियम के तहत। ये था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के कुछ प्रमुख प्रावधान। अब ये सिस्टम कैसे काम करता है, हाउ
दूसरा, इसके चैलेंजेस क्या क्या हैं। तीसरा, हमारे सजेशंस क्या क्या हो सकते हैं, कैसे ट्रांसपेरेंट हो सकता है, और गवर्नमेंट के एफर्ट्स, ये हम देखेंगे इस कार्यक्रम की, इस पीडीएस वाले सीरीज की दूसरे वीडियो में। तब तक आप पढ़िए, मेहनत करिए और देखते रहिए अर्थ की पाठशाला। धन्यवाद।